अम्मा 30 रुपए के जामुन कर दो। हाँ हाँ बिटिया देती हूँ, ये लो। मम्मी ये बूढ़ी अम्मा इस उम्र में भी कितना काम कर रही हैं। हाँ बेटा, शायद इनका इस दुनिया में कोई नहीं होगा, तभी तो इतनी उम्र में भी खुद काम कर रही हैं। चलो बेटा, ऑटो वाला वेट कर रहे हैं। उस औरत की बातों को सुनकर जानकी नाम की उस बूढ़ी औरत की आंखें भर आती हैं और वो अपने आप से ही बातें करने लगती है। हाँ, आज मैं इस दुनिया में अकेली हूँ, पर कल तक मैं अकेली नहीं थी, मेरा भी परिवार था। पर सुनो जी, पापा को गए 1 महीना हो गया, पर तुम्हारी माँ अभी तक सदमे से बाहर नहीं आई। घर के सारे काम मैं करूँ और वो आराम से बैठकर रोटियां तोड़े। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ, तुम इन्हें किसी वृद्धाश्रम में छोड़ाओ, मैं तंग आ गई हूँ इनसे। तुम जानते भी हो सुधा, तुम क्या बोल रही हो? ये घर माँ के नाम है, अगर माँ चली गई तो उनके साथ ये घर भी चला जाएगा, फिर रहना सड़क पर। बात करती हो। लाओ मेरा टिफिन दो, मैं लेट हो रहा हूँ। विनोद काम पर चला जाता है, तभी जानकी मंदिर से आ जाती है। पोता सूरज भी साथ था। मम्मी देखो, दादी माँ और मुझे प्रसाद में खीर मिली, आप भी खाओ ना मम्मी। मुझे नहीं खानी, और चुपचाप जल्दी से खीर खत्म कर और पढ़ने बैठ। एक संडे का दिन होता है और पूरा दिन तू घूमने फिरने में लगा देता है। और माँ जी, आपको जब मैंने बोला था आज मशीन लगाकर कपड़े धो देना, तो आपसे कपड़े तो धुले नहीं, सुबह सुबह पूजा करने मंदिर चली गई। अब मशीन लगाकर कपड़े धो लो, बड़ी मेहरबानी होगी। चिंता मत करो बहू, मैं बस मशीन लगाने ही जा रही हूँ। सुधा का यही स्वभाव था, वो अपनी सास जानकी पर अत्याचार करती थी। घर के सारे काम जानकी ही करती थी। पति के दुनिया से चले जाने के बाद जानकी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। जानकी की बहू सुधा तो इसी फिराक में थी कि किस तरह से जानकी को इस घर से धक्का देकर उनके घर की मालकिन बन जाए, और उसे मौका मिल ही गया। अरे मैं मर गई, ये गर्म पानी बाल्टी में किसने रखा था? मेरा हाथ जल गया। जरूर ये काम माँ जी का है, वो तो चाहती है कि मैं मर जाऊं और उन्हें इस घर में आराम से रहने को मिले। क्या हुआ सुधा, तुम्हारा हाथ कैसे जल गया? ये सब तुम्हारी माँ के कारण हुआ है। उन्होंने ही जानबूझकर बाल्टी में गर्म पानी भर कर रखा था ताकि मैं नहाने जाऊं तो मैं जल जाऊं। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। माँ, आपको शर्म आनी चाहिए, आपकी वजह से आज मेरा घर परिवार टूट रहा है। आप कहीं चली क्यों नहीं जाती हो? मेरी इसमें कोई गलती नहीं विनोद बेटा, मुझे तो बहू ने ही कहा था कि उसे गर्म पानी से नहाना है, और मैंने उसे कहा भी था कि बाल्टी में गर्म पानी मैंने रख दिया है। मुझे नहीं पता कि ये बहू ऐसा क्यों कर रही है। तुम बेकार में ही मुझ पर नाराज हो रहे हो। हाँ हाँ, मैं ही झूठी हूँ, आप ही सच्ची हो। रहो अपने बेटे के साथ, सूरज स्कूल से आ जाए तो मैं उसे लेकर चली जाऊंगी। चिंता मत करो सुधा, मैं कोई ना कोई इंतजाम कल तक कर ही लूंगा, पर माँ इस घर में नहीं रहेगी। विनोद काम पर चला जाता है और सुधा अपने कमरे में जाकर सो जाती है। कुछ देर बाद सूरज स्कूल से आता है, तब वो उठती है। मम्मी दादी कहाँ हो सब? अरे मेरा राजा बेटा आ गया, चल तू बैठ, मैं तेरे लिए अभी खाना लगाती हूँ। माँ जी, खाना बन गया या नहीं? अरे ये कहाँ चली गई? मम्मी दादी कहाँ चली गई? उन्होंने मुझे बोला था आज वो मुझे पार्क में झूला झुलाने ले जाएंगी। सुधा पूरे घर में देखती है पर उसे कहीं भी जानकी नजर नहीं आती। वो विनोद को फोन मिलाती है। विनोद घर आता है। विनोद, सूरज माँ जी से मिलने के लिए रो रहा है, अब उसे कैसे समझाए? चिंता मत करो सुधा, मैं सूरज को समझाता हूँ। सूरज बेटा रोते नहीं है, तुम्हारी दादी जी हरिद्वार गई हैं, वहाँ एक बहुत बड़ी पूजा होने वाली है, इसलिए उन्हें आने में थोड़ा समय लगेगा। कुछ दिनों बाद तुम्हारी दादी आ जाएंगी, ठीक है? सुधा और विनोद किसी तरह सूरज को समझा देते हैं, पर वो दोनों जानकी के बारे में कुछ भी पता करने के बारे में नहीं सोचते। जानकी सड़कों पर अकेली बेसहारा घूम रही थी। जानकी के पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वो लेकर वो दूसरे शहर आ गई और एक झुग्गी में रहकर अपना गुजारा करने लगी। अब तो बहुत से झुग्गी वाले जानकी को जानते थे। जानकी को घर से निकले आज 10 साल हो गए। पिछले 10 सालों से जानकी अपने परिवार से दूर है, पर विनोद और सुधा ने उसे ढूंढने तक की कोशिश नहीं की। गर्मियों का सीजन आया तो जानकी ने मंडी से जामुन खरीदे और जामुन बेचने लगी। आज 80 साल की उम्र में जानकी इस दुनिया में परिवार के होते हुए भी अकेली है और आज भी खुद से कमाकर अपनी जिंदगी गुजार रही है। जानकी काकी, घर चल रही हो? मैं घर ही जा रही हूँ। शोभा बेटिया, अभी बहुत जामुन पड़े हैं, मैं सोच रही हूँ कुछ देर और बैठ जाती हूँ, थोड़े और बिक जाएंगे तो नुकसान नहीं होगा। लाला के जामुन के पैसे लौटाने हैं, घर ले गई तो जामुन खराब हो जाएंगे। और तुम्हारी नारियल पानी की बिक्री हुई क्या आज थोड़ी? हाँ काकी, आज बाजार में घूम कर बेचिए तब जाकर बिके। मैं तो कहती हूँ मुझे दे दिया करो बेचने के लिए, पर तुम मानती कहाँ हो काकी? नहीं बिटिया,
तुझे भी तो अपने घर का ख्याल रखना है। तू भी तो कितनी मेहनत करती है ना। तेरे बापू की तबीयत ठीक नहीं रहती, माँ भी तो घरों में काम करती है। कम से कम तू मेहनत करके घर को चला लेती है, ये बहुत बड़ी बात है बिटिया। चिंता मत कर, मेरी बूढ़ी हड्डियों में बहुत ताकत है। जिंदगी के दुखों ने मेरे शरीर को मजबूत बना दिया है। तुमसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है काकी। अच्छा मैं घर चलती हूँ, फिर तुम आराम से आ जाना। जानकी को जामुन बेचते रात हो गई। उसके पास अभी भी जामुन बचे हुए थे। तभी उसके पास एक गाड़ी आकर रुकती है। अरे यार, जामुन खाने का बहुत मन हो रहा है, चल ना उन अम्मा से जामुन लेते हैं। एक काम कर, तू जल्दी से जाकर ले आ, मैं गाड़ी साइड लगाता हूँ। अम्मा 50 रुपए के जामुन कर दो। अभी करती हूँ बेटा। अम्मा मेरे पास 500 का नोट है, आपके पास खुले होंगे? नहीं बेटा, मेरे पास खुले तो नहीं है। सूरज, सूरज, तेरे पास 50 रुपए है क्या? जरा पकड़ा दे है तो। सूरज। जानकी सूरज नाम सुनकर थोड़ी घबरा जाती है। अचानक वो लड़का गाड़ी से बाहर निकलता है और जानकी को देखकर चौंक जाता है। दादी माँ, और यहाँ? सूरज तब छोटा था। 10 साल का बच्चा सूरज आज 20 साल का हो चुका था। सूरज अपनी दादी को पहचान गया और वो दादी दादी कहकर अपनी दादी के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ा। सूरज कॉलेज में पढ़ रहा था तो वो इसी शहर में रहता था। सूरज को जानकी से सारी बात पता चलती है और वो भी अपने पोते से लिपट कर खूब रोती है। इसके बाद जानकी सबसे विदा लेकर अपने पोते सूरज के साथ अपने शहर अपने घर पहुंचती है। जानकी को सूरज के साथ देखकर विनोद और सुधा हैरान रह जाते हैं, पर सूरज गुस्से में था। मम्मी पापा, आखिरी बार आप लोगों से मिलने और अपना सारा सामान लेने आया हूँ। आज के बाद मैं आप लोगों को अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगा। मैं दादी के साथ रहूंगा। आपने मुझसे झूठ बोला कि दादी माँ हरिद्वार गई हैं, पर आज 10 साल बाद दादी की हालत देखकर सचमुच मुझे आपको अपने माता पिता कहते हुए भी शर्म आ रही है। मैं हमेशा दादी माँ के बारे में आपसे पूछता था, पर आप हमेशा टाल देते थे। कहीं ऐसा ना हो जैसा आपने दादी माँ के साथ किया है ना, कल आपके साथ ऐसा हो जाए। पर नहीं, आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं तो आप दोनों के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़कर दादी माँ के साथ जा रहा हूँ। नहीं सूरज बेटा, ऐसा मत कर, हम तेरे बिना जी नहीं पाएंगे। हमें माफ कर दो सूरज बेटा, ऐसा मत करो। तुम हमारे बुढ़ापे का सहारा हो। अच्छा, तो दादी माँ के बुढ़ापे का सहारा भी तो आप ही थे ना? तब आपने क्यों नहीं सोचा मैं आप दोनों की नहीं सुनूंगा, मैं दादी माँ के साथ जा रहा हूँ। सूरज जानकी के साथ वापस जाने लगता है। तभी सुधा और विनोद रोते बिलखते जानकी के पैरों में गिर जाते हैं। माँ जी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई माँ जी। माँ, सूरज को समझाओ ना माँ। जानकी वहीं रखी एक कुर्सी पर बैठ जाती है। नहीं सूरज बेटा, अब मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं। मैं अपने पोता और बेटा बहू से मिल ली। अब जीने की इच्छा नहीं सूरज बेटा। अपने माता पिता को माफ कर देना। अपने माता पिता की खूब सेवा करना। माता पिता का आशीर्वाद भगवान का आशीर्वाद होता है। हमेशा खुश रहना बच्चों। इतना कहते ही जानकी की गर्दन एक ओर लुढ़क गई। ऐसा लग रहा था मानो वो अपने बेटा बहू और पोते से मिलने के लिए ही अब तक इस दुनिया में जिंदा थी। विनोद और सुधा की आंखों में शर्मिंदगी के आंसू थे। सूरज अपनी दादी से लिपटकर बहुत रोता है। आज उसकी दादी गरीबी में जिंदगी के दुखों को झेलते हुए इस दुनिया से जा चुकी थी।